नमस्कार। पिछले कई सालों से सर्दी आते ही उत्तर भारत का आसमान कुछ ऐसा हो जाता है। आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी। अक्टूबर खत्म होते होते दिल्ली, चंडीगढ़, करनाल जैसे उत्तर भारत के बड़े शहरों में ये दृश्य आम हो जाते हैं। कारण अन्नदाता, सेल्फ क्लेम्ड अन्नदाता या कहें प्रदूषण दाता और श्वास रोग दाता। हर दूसरा व्यक्ति सांस संबंधी रोगों से परेशान है। अलग अलग स्टडीज की रिपोर्ट कहती हैं कि खुली हवा में सांस लेना ही दसियों सिगरेट फूकने के बराबर है। ये स्थिति हुई है केवल सेल्फ अक्लेम्ड अन्नदाताओं की एक जिद, पराली को जलाने के चलते। पराली, जिसे इंग्लिश में स्टेबल कहा जाता है, चावलों के पौधे के वो तने होते हैं जो कटाई के बाद बच जाते हैं। किसान इन तनों को जला देते हैं। ये बड़े स्तर पर जलाए जाते हैं, खास करके पंजाब में धान की फसल बड़े स्तर पर उगाई जाती है कैश क्रॉप के रूप में। और जब अगली फसल के लिए खेत को तैयार किया जाता है तो पिछले रिमेन्स को जला दिया जाता है। रफली 4 मिलियन हेक्टेयर में आग लगाई जाती है। जो धुआं उठता है उसका परिणाम तो हम हर वर्ष देखते ही हैं। जब किसानों से ऐसा न करने के लिए कहा जाता है, उनका जवाब होता है, ये तो साडी मजबूरी है, की करिए। पर सवाल उठता है कि क्या सच में यह मजबूरी है? क्या चावल उगाना मजबूरी है या पराली को जलाना मजबूरी है? आइए समझते हैं। पहले शुरू करते हैं पराली से। पराली जलाने के अलावा इसका कुछ और किया जा सकता है। इसके कई 100 करोड़ का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अगर इसको जलाया न जाए तो इसको जानवरों को खिलाया जा सकता है। इससे खाद बन सकती है, बायोफ्यूल इससे बन सकते हैं और इसके अन्य प्रोडक्ट जैसे पेपर बैग या गत्ते बनाए जा सकते हैं। तो आप पूछेंगे, ये सब हो सकता है तो हम ये कैसे माने? इससे पहले ऐसा कहीं हुआ है? तो जवाब है हाँ। हरियाणा में भी 5 से 6 वर्ष पूर्व तक पराली को यूं ही जलाया जाता था, किंतु अब मशीनों द्वारा इनके गट्ठे बना बना कर खेतों से हटा दिए जाते हैं। इनको विभिन्न फैक्ट्रियों में भेज दिया जाता है। हालांकि हरियाणा में भी यह समस्या अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, पर पहले की अपेक्षा में इसमें सिग्निफिकेंट कमी आई है। दूसरा, हम बात करते हैं कि क्या चावल की खेती करनी ही जरूरी है? फसल तो और भी उगाई जा सकती हैं। इनफैक्ट वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि एक फसल को लगातार 2 बार से ज़्यादा लगाना ही नहीं चाहिए। फिर ये जिद कैसी और क्यों? इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब देश खाद्य असुरक्षा से गुजर रहा था। खाना आयात करना पड़ता था तो शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। वो समय की ज़रूरत थी, लेकिन अब देश ज़रूरत से 3 से 4 गुना ज़्यादा अन्न को उपजाता है, तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। किंतु अन्नदाता तो उसके लिए तैयार ही नहीं है। वो तो आपको बस अन्न देते रहना चाहते हैं, चाहे आवश्यकता हो या न हो। कैसे ये समाज के लिए एक समस्या बनते जा रहे हैं। सबसे पहले तो सब कुछ खेती के लिए सब्सिडाइज रेट पर चाहिए, टैक्स पेयर के पैसे पर, चाहे बीज हो, खाद हो या पेस्टिसाइड हो। बिजली भी सरकार इन्हें कितने सस्ते रेट पर देती है। फिर चावल के लिए कितना पानी यूज होता है। खेतों को महीनों पानी से भरकर रखना पड़ता है, जिससे भूजल स्तर खतरनाक रूप से कम होता जा रहा है। एक ही फसल बार बार उगाने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी खत्म हो चुकी है, तो उसमें बेतहाशा यूरिया डाली जाती है। फसलों में न्यूट्रिशन बिल्कुल न के बराबर होता है और उसे खाकर फिर कैंसर जैसी बीमारियां बिल्कुल आम है। आज नॉर्थ इंडिया में ये एक कॉमन बीमारी है और ज़्यादातर मौत इसी वजह से हो रही हैं। इतने के बाद भी देश को न तो इसका कोई लाभ होता है, खेत के जितने भी उपकरण हैं सब पर या तो जीएसटी है ही नहीं या मिनिमम है। खेतों की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। ट्रैक्टर तो इसका सबसे बदनाम उदाहरण है। टोल न लगने के कारण ट्रैक्टर को एक कमर्शियल वाहन की तरह प्रयोग किया जाता है, जो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। अब लगेगा कि इतनी ही समस्या तो है बस, पर याद कीजिए 2020-21 का समय, जब दिल्ली को घेर कर बैठ गए थे ये अन्नदाता। याद आया? उसका कारण था एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
ये मांगे इतनी भयंकर थी कि अगर सरकार द्वारा इन्हें मान लिया जाता तो देश का दिवालिया निकलने से कोई नहीं रोक सकता था। देश में ऐसा कोई और बिजनेस नहीं है जहां कोई बिजनेस टैक्स न लगता हो, इनकम टैक्स न लगता हो। इसके अलावा किसी भी वजह से फसल में कोई खराबी आ जाए तो सरकार को उसका भी भुगतान करना पड़ता है। हर इलेक्शन के वक्त लोन माफ़ी, इलेक्ट्रिक बिल माफ़ी मुद्दा बन जाता है, सब सत्यनिष्ठ टैक्स पेयर की गाढ़ी कमाई से। लेकिन इस सब के बावजूद भी पराली तो जलानी है। उधर सरकार ने भी पोल्यूशन की समस्या को अनरिकवरेबल मानकर इसे किनारे कर दिया है। 300 से 800 की रेंज में दिल्ली का और उत्तर भारत का AQI हर वक्त बना रहता है, ऑल ईयर अराउंड। पराली तो केवल अक्टूबर से दिसंबर तक की ही समस्या है। पूरे साल जो प्रदूषण रहता है, बरसात के समय को छोड़कर उसे तो ठीक किया ही जा सकता है। कुछ शोधों के अनुसार प्रदूषण के कारणों में धूल के कण बड़े जिम्मेवार हैं। शहरों में न तो पूरी तरह से पक्की सड़कें हैं, न ही उनके किनारों पर घास लगाई जाती है। फिर जब भारी व्हीकल चलते हैं या तेज हवाएं चलती हैं तो ये धूल के कण हवा में उड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं। एयर पोल्यूशन में ये 40 से 50% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। सफाई की कमी भी एक बड़ी समस्या है। फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें जो बगैर फिल्टर के इन्वायरमेंट में छोड़ दी जाती हैं, ये भी प्रदूषण का बड़ा कारण बनती हैं, जिसे ठीक किया जा सकता है। वन अक्षेत्र दिल्ली के आसपास व हरियाणा में वन अक्षेत्रों की नगण्यता है। हर तरफ खेत ही खेत है। ऐसी स्थिति में साफ हवा की कल्पना करना तो पाप है। हवा को साफ वन ही तो करते हैं। अगर वही नहीं होंगे तो हम साफ हवा कहाँ से पाएंगे। और जंगलों की बात तो दूर है, सड़क के किनारे या कॉलोनी, गांव व खेत में जो भी पेड़ होते थे वो अब नहीं रहे हैं, और जो बचे हैं उन्हें भी काटा जा रहा है। ऊपर से नॉर्थ इंडिया की ज्योग्राफी भी ऐसी है, एक तरफ तो अरावली, दूसरी तरफ हिमालय के पर्वत हैं। बीच में जो एरिया है वहाँ जब तक तेज हवाएं नहीं चलती हैं तो पोल्यूशन यहीं पे ट्रैप हो जाता है। और दिल्ली के तो चारों तरफ NCR में इंडस्ट्रियल टाउन है जो पोल्यूशन का कारण है। ये करप्शन के कारण अनरेगुलराइज्ड चलते हैं, बिना किसी रोक टोक के। इसी तरह से जो निर्माण कार्य चलते हैं वो भी बिना किसी प्रोटोकॉल के चलते हैं, उनमें से धूल उठती रहती है। इसके अलावा व्हीकल्स के एमिशंस तो हैं ही, पर इसका तो कोई इमीडिएट सॉल्यूशन भी नहीं है। पर लॉन्ग टर्म में रेल और RRTS पर काम कर इसमें भी सुधार किया जा सकता है। जितने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होंगे उससे लोग अपने प्राइवेट व्हीकल से अपने आप ही कम चलना पसंद करेंगे। शहरों में चलने लायक फुटपाथ हो तो भी लोग इतना वाहनों का प्रयोग ना करें। दिल्ली से अम्बाड़ा और दिल्ली से जयपुर के लिए जो रेल ट्रैक है उसको 6 लेन का किया जा सकता है। दिल्ली से करनाल, अलवर, रोहतक, आगरा के बीच RRTS चलाई जानी चाहिए। NCR में जैसे गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और दिल्ली नोएडा के बीच में मेट्रो की सुविधा को अधिक से अधिक बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे पोल्यूशन में सिग्निफिकेंट अमाउंट में कमी आएगी। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए अधिक से अधिक बसें भी उपलब्ध होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक बसें चलाना इतनी बड़ी अमाउंट में पॉसिबल नहीं है तो डीजल की बसें भी हाइब्रिड बनाकर चलाई जा सकती हैं ताकि उनके एमिशंस में कमी आए। कार की बजाय लोगों के बीच बाइक को और साइकिलिंग को प्रमोट किया जाए। साइकिलिंग के लिए शहरों में साइकिलिंग ट्रैक होने चाहिए। घर से 3-4 किलोमीटर के दायरे में एक व्यक्ति आराम से साइकिल पे आ जा सकता है, लेकिन साइकिलिंग के लिए ट्रैक ही मौजूद नहीं है तो लोग साइकिलिंग को अवॉइड करते हैं। इसके अलावा दिल्ली NCR के आसपास कोई भी कूड़े से बिजली बनाने वाला संयंत्र नहीं है, जिससे वहाँ कूड़ा फैलता है। थैलियाँ आसमान में उड़ती फिरती हैं और फिर कोई इन थैलियों को इकट्ठा करके जला देता है तो ये प्रदूषण का कारण बनती हैं। तो एक इस प्रकार के संयंत्र की तो तुरंत आवश्यकता है देश की राजधानी के आसपास। और भारत जैसे ताकतवर देश की राजधानी की ये स्थिति देखकर चीन के राजदूत मदद का बहाना देकर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। वैसे भी वर्ष में 3 महीने देश के इतने प्रोडक्टिव एरिया में रहने लायक ही नहीं है। कुछ लोग तो इसके लिए रेडिकल चेंज की डिमांड कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन या हेल्थ इमरजेंसी। कमेंट में आप भी अपने विचार बताएं, आपका क्या सोचना है इसको लेकर, क्योंकि अन्नदाता तो मानने वाले हैं नहीं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट देखें,
आपको पता लगेगा कि हमारे किसान कितने एडवांस हो चुके हैं। वे नासा की सैटेलाइट को भी चकमा दे देते हैं और डार्क जोन में आते ही आग जला देते हैं और उसका सारा धुआं आता है देश की राजधानी की तरफ। और इसके अलावा हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ, हर गैर जरूरी मामले में सुओ मोटो लेने वाला सुप्रीम कोर्ट यहाँ पूरी तरह से शांति बनाए हुए है, शायद मौन तपस्या कर रहा होगा। एक जर्नल में प्रकाशित हुआ है कि हर वर्ष नॉर्थ इंडिया में 20 लाख लोग केवल वायु प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। यहाँ हमें पाकिस्तान के पंजाब की भी इन घटनाओं पर ध्यान देना होगा। वहाँ का प्रदूषण भी भारत में आता है और वहाँ भी बड़े स्तर पर पराली जलाई जाती है। इन फोटोज में आप देख सकते हैं जो नासा की सैटेलाइट के द्वारा ली गई हैं। अब तो हालात ये हो चुके हैं कि एयर प्योरीफायर भी जवाब देने लगे हैं। एक इंटरनेट यूजर ने ये तस्वीर शेयर की कि उसके एयर फिल्टर का क्या हाल हो चुका है, वो भी केवल 1 महीने में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियो को क्लिक करें। धन्यवाद, नमस्कार। Non-smoker in the mountains in a remote area, pink lungs the way a lung should be. Non-smoker living in Delhi, black lungs. Black.